नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। न्यूज टॉप 9 में हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे। लगातार वहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक ऐतिहासिक दौरा भी होने वाला है। एक ऐतिहासिक लम्हा, बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होंगे। उस घटना के 50 साल जो भारतीय शौर्य की बदौलत पूरा हुआ। इसी मौके को और खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के लिए बांग्लादेश के दौरे पर हैं। सबसे पहले बात टॉप 9 बंग बंधु की। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। पीएम का वहां रेड कार्पेट वेलकम होगा। इस मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मौजूद रहेंगी। मोदी 11:30 बजे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 4 से 5 बजे शाम को नेशनल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आजादी की गोल्डन जुबली समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं। साथ ही मोदी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन शताब्दी समारोह के तहत चल रहे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश में पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश से भारत के रिश्ते एक महत्वपूर्ण पिलर की तरह है और हम दोस्ती के इस रिश्ते को और ज्यादा गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के विकास के सफर को हमारा समर्थन लगातार जारी रहेगा। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा बेहद खास है। इस दौरे से ये जाहिर होता है कि दोनों देश किस तरह से 50 साल एकजुट होकर चले हैं। हमें अगले 50 साल के लिए कैसे मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। दोराईस्वामी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में एक साथ आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है। प्रधानमंत्री मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन ठाकुरबाड़ी के मतुआ मंदिर भी जाएंगे। पीएम के दौरे की वजह से यहाँ हलचल तेज हो गई है। मोदी मतुआ मंदिर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी के यहाँ पहुंचने की इस वजह से खास माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के वोटों पर सभी पार्टियों की नजर है। ढाका से करीब 300 किलोमीटर दूर बने जोशेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी 27 तारीख को यानी कल पहुंचेंगे। पीएम के दौरे से पहले मंदिर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पीएम सतखीरा जिले के ईश्वरपुरी गांव में काली मंदिर में भी जाएंगे। मोदी का हेलीकॉप्टर मंदिर से थोड़ी दूर एक स्कूल कैंपस में उतरे। बांग्लादेश का ईश्वरीपुर गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। सड़क के दोनों ओर भारत बांग्लादेश के झंडे लग चुके हैं। सजावट के लिए बांस की विशेष टोकरियां बनाई गई हैं जिसमें फूल लगाए जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, बावजूद इसके माहौल त्योहार जैसा दिख रहा है। TV9 भारत की टीम को बांग्लादेश के खुलना शहर में एक ऐसा स्मारक मिला जिसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये वो इलाका है जहाँ 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना ने सबसे ज्यादा खून बहाया था। 1971 में आजादी की लड़ाई के समय यहाँ पाकिस्तानी सेना और उसके रजाकार ने कम से कम हजारों लोगों को मारा था। पीएम मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के बीच होने वाली वार्ता में सैन्य सहयोग को लेकर खास तौर पर चर्चा हो सकती है। सैन्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौते के भी आसार हैं। दोनों नेताओं के बीच कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं और ऊर्जा सहयोग के कुछ प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। बंगाल में आज ममता बनर्जी का एक्शन ऑफ प्लान क्या है। बीजेपी और ममता के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है और इन सबके बीच बंगाल में हिंसक खेल भी जारी है। बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में आज ममता बनर्जी 3 रैलियां कर रही हैं। ममता बनर्जी की पहली रैली दासपुर में होगी, उसके बाद चंद्रकोना और फिर टेबरा में ममता बनर्जी हुंकार भरेंगी। बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती जारी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बुधवार को ममता बनर्जी ने मिदनापुर में चुनाव सभा में सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगे। बीजेपी ने इस मामले की कड़ी जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एडीजी सहित कई अफसरों के तबादले कर दिए। एडीजी संजय सिंह, डीसीपी दक्षिण कोलकाता सुधीर नीलकंठ, कूच बिहार एसपी के कन्नन, डायमंड हार्बर के एसपी अभिजीत बनर्जी और झारग्राम की जिला निर्वाचन अधिकारी आयशा रानी को चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर चुनाव आयोग के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा करके टीएमसी की जीत को रोका नहीं जा सकता। तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख आलम ने अपने चार्टर पाकिस्तान बनाने वाले बयान पर माफी मांग ली है। आलम ने कहा है कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वे माफी मांगते हैं। शेख आलम के विवादित बयान वाले वीडियो सामने आने के बाद बंगाल बीजेपी ने टीएमसी को घेर लिया था। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की एंट्री होने वाली है। शरद पवार ने ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का फैसला लिया है। पवार 1 अप्रैल से बंगाल का दौरा करेंगे। 3 दिन के दौरे पर पवार बंगाल के अलग अलग जगहों पर टीएमसी के समर्थन में प्रचार करेंगे। साथ ही कोलकाता के तृणमूल भवन में टीएमसी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे।
पश्चिम बंगाल के भांगर की तस्वीरें हैं, जहां टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हो गईं। बताया जा रहा है कि चंदनेश्वर और देउली इलाके में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तनाव बढ़ते देख मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। नदिया के शांतिपुर में 2 बीजेपी कार्यकर्ता प्रताप बर्मन और दीपांकर विश्वास के शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। बीजेपी ने इसे हत्या बताते हुए टीएमसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राज्य में बीजेपी के लोग डरेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक पुलिस अधिकारी से मारपीट का आरोप लगा है। रघुनाथपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पासिम बेहाला और श्रीबंती चटर्जी पर बिना अनुमति के रोड शो करने का आरोप है। पीएस संजय चक्रवर्ती ने इसे रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता उग्र हो गए और हमला कर दिया। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि उनके चुनावी रथ को जबरन रोकने की कोशिश की गई। असम से लेकर तमिलनाडु तक आज अमित शाह और नड्डा की क्या है रणनीति? राहुल गांधी का केरल के लिए मास्टर प्लान क्या है? और तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। राज्यों के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। असम में दोबारा सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। अमित शाह की पहली रैली सुबह 11:40 बजे कामरूप के कमलपुर में होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे अमित शाह मोरी गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो शाम 5:30 बजे सिलचर में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से मिशन दक्षिण शुरू हो गया है। तमिलनाडु में आज नड्डा 2 रैली को और एक रोड शो को संबोधित करेंगे। तित्ताकुड़ी और बुदालूर में जेपी नड्डा जनसभा करेंगे और फिर शाम को नड्डा हार्बर विधानसभा में एक रोड शो के जरिए लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। केरल का रथ जीतने के बाद कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज केरल में राहुल गांधी ताबड़तोड़ कई कार्यक्रम करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी एक 70 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। राहुल गांधी पलक्कड़, मजमपूजा, चित्तूर, कुट्टनाड, थ्रीथाला सहित कई जगहों पर लोगों से कांग्रेस के लिए वोट मांगे। पलक्कड़ विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि केरल ने बीजेपी को चुने क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट से अलग राज्य को एक तीसरे फ्रंट की जरूरत है। I would say there's a landslide change of voting to in favor of BJP these days. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चितनाथ दावा किया है कि केरल में उनकी पार्टी की अगुवाई में सरकार बनेगी। चिनीथला ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह चाहे जितनी कोशिश कर ले, बीजेपी को केरल में एक भी सीट नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी आ जाए, आज अमित शाह भी आ जाए, एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिलने वाले हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके में सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए डीएमके ने पूरा जोर लगा दिया है। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक लेटर लिखा है। लेटर में स्टालिन ने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि पार्टी की जीत के अनुमान में से लापरवाही न हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत की अपील भी की। तमिलनाडु केरल में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम पलानीस्वामी ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान जाति और धर्म के आधार पर कोई दंगे नहीं हुए। उन्होंने कहा डीएमके गुंडों की पार्टी है, उनके आने से राज्य में शांति भंग हो जाए। डीएमके के वरिष्ठ नेता ईवी वेलू के घर और कई ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड ही है। वेलू तिरुवन्नामलाई से चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि जिस समय छापेमारी हो रही थी उस समय स्टालिन उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे। बीजेपी ने 6 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 9 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में राजस्थान से 3, कर्नाटक से 2 और झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से 1-1 उम्मीदवार शामिल हैं। इन सभी 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान 17 अप्रैल को होगा और नतीजे 2 मई को आएंगे। आगे बढ़ेंगे। सबकी नजर सचिन वाजे पर है और वाजे की नजर अपनी आकाओं पर, लेकिन अब शायद ही वाजे के लिए बचना मुमकिन हो। वाजे ने क्यों कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है? एनआईए ने कोर्ट में क्या दी दलील? महाराष्ट्र में कथित वसूली से जुड़ी खबर देखिए टॉप 9 महाअघाड़ी पर संकट। महाराष्ट्र के महागवाही कांड में सचिन वाजे के लिए बचकर निकलना अब नामुमकिन हो गया है। नई सीसीटीवी फुटेज में वाजे मनसुख के साथ दिख रहा है। वो मर्सिडीज कार में मनसुख के साथ है जिसे वाजे खुद चला रहा है। सचिन वाजे की एनआईए रिमांड बढ़ने के बाद एजेंसी उसे लेकर रेती बंदर इलाके गई। इसी जगह पर मनसुख की डेड बॉडी मिली थी। एनआईए वाजे को उन जगहों पर भी लेकर गई जहां 4 तारीख की शाम को मनसुख को बुलाया था। एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इसके बाद मनसुख को किस किस लोकेशन पर ले जाया गया। सचिन वाजे की एक एक करतूत एजेंसियां अपने कब्जे में ले रही है। अब ट्राइडेंट होटल से वाजे की बैग के स्कैन की इमेज सामने आई है। 5 सितारा ट्राइडेंट होटल में ही वाजे ने अपना कमरा बुक कर रखा था। आरोप है कि यहीं से वो अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देता था। सचिन वाजे को कल एक बार फिर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट को एनआईए ने जानकारी दी है कि वाजे के घर से 62 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एनआईए के मुताबिक ये कारतूस सचिन ने घर में क्यों रखे थे इसका जवाब वो नहीं दे पा रहा है। यही नहीं, वाजे को 30 जिंदा कारतूस सरकारी कोटे से दिए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 बुलेट उसके पास मिले हैं। 25 बुलेट्स गायब हैं। ये बुलेट्स कहाँ गए इसका जवाब भी वाजे नहीं दे रहा।
कोर्ट में एनआईए ने कहा है कि सचिन वाजे और मनसुख हत्या मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की जरूरत है। इस बीच वाजे का ब्लड सैंपल लिया गया है, जिसके जरिए गाड़ी से रिकवर किए गए फॉरेंसिक एविडेंस को मैच कराया जाएगा। कोर्ट को ये जानकारी भी दी गई कि आरोपी ने मामले से जुड़े सीसीटीवी के डीवीआर को गायब कर दिया है, जिसे रिकवर किया जाना है। सचिन वाजे के वकील ने कोर्ट में उस पर यूएपीए लगाने के फैसले का विरोध किया। कोर्ट में कहा गया है कि यूएपीए लगाने के लिए ये साबित करना होता है कि उस व्यक्ति से पूरे समाज या देश की एकता को खतरा है, जबकि सचिन वाजे के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं। जिलेटिन की स्टिक्स से डेटोनेटर के बिना बम नहीं बनाया जा सकता। एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे ने कहा है कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वाजे ने कहा कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने उसे अपनी बात लिखकर देने को कहा। इसके बाद सचिन ने करीब 2 पन्नों की एक डिटेल कोर्ट को लिखकर दी। हालांकि सचिन ने इन 2 पन्नों में क्या लिखा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार से परमबीर सिंह की चिट्ठी के मामले में जवाब मांगा है। गवर्नर ने महाराष्ट्र सरकार को लिखी चिट्ठी में पूछा है कि आखिर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन टैपिंग मामले में 5 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की ओर से लगाए गए आरोपों पर सफाई दी। मुख्य सचिव ने बताया कि आईपीएस रश्मि शुक्ला ने गलत जानकारी के आधार पर फोन टैपिंग की परमिशन ली थी। दरअसल रश्मि शुक्ला ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए टैपिंग की इजाजत ली थी। भारत में कोरोना की रफ्तार हर नए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र फिर से महामारी की त्रासदी झेलने वाले राज्यों में अव्वल है। क्या संक्रमित इमरान खान ने मीटिंग की? फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोरोना पर क्यों मानी अपनी गलती? और वैक्सीन को लेकर भारत की क्या है नई रणनीति? कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में देश में कोरोना के 59,069 नए केस आए, जो कि 5 महीने में अधिकतम है। महामारी से एक दिन में 257 लोगों की मौत हो गई। देश में एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 4,17,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 35,952 मामले आए, जबकि 111 की 24 घंटे में जान गई। पुणे में 6,427 और मुंबई में 5,505 केस 24 घंटे में आए। ठाणे, नागपुर और नासिक में भी 3,000 से ज्यादा नए केस आए। दिल्ली में भी कोरोना जोर पकड़ चुका है और 24 घंटे में 1,515 केस आए हैं। पंजाब में 2,661 और कर्नाटक में 2,523 केस आए। छत्तीसगढ़ में 2,419 और केरल में संक्रमण के 1,989 नए मामले आए हैं। कोरोना संक्रमित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है। उनके फेफड़ों में संक्रमण है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रावत को देहरादून के दून अस्पताल से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया है। रावत के करीबी 4 सदस्य भी कोरोना संक्रमित निकले। इनमें उनकी पत्नी, बेटी और स्टाफ में शामिल 2 अन्य लोग हैं। देश में वैक्सीन की बढ़ती जरूरतों के बावजूद भारत सहयोगी देशों को वैक्सीन की सप्लाई करता रहेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कई वैक्सीन उत्पादक देशों ने जिस तरह से वैक्सीन की सप्लाई रोक दी है, वैसा भारत नहीं करने जा रहा। हालांकि इतना जरूर है कि देश सहयोगी देशों को चरणबद्ध तरीके से ही वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। साइबर हैकर्स लोगों को फर्जी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। इस बात का खुलासा कई मामलों के सामने आने से हुआ है। बताया जाता है कि फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट $150 तक में बेचे जा रहे हैं। ये फर्जी सर्टिफिकेट ज्यादातर वे लोग खरीद रहे हैं जिन्हें कहीं यात्रा करनी होती है और इसके लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इमरान खान ने पिछले दिनों मीटिंग की। सरकार में मंत्री शिबली फराज ने इस बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो इमरान के करतूत दुनिया के सामने आई। तस्वीर में 7 लोग इमरान के साथ एक कमरे में बैठे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके लिए इमरान की जमकर आलोचना हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने सार्वजनिक तौर पर माना कि कोरोना की गंभीरता को समझने में वो नाकाम रहे। मैक्रो ने कहा कि इसी वजह से वैक्सीन लगाने में कोताही हुई, जिसके नतीजे में कोरोना के मामले दोबारा तेजी से बढ़े। हालांकि उन्होंने कहा कि अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और ये हमारे लिए सबक की तरह है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले 100 दिनों में 20 करोड़ वैक्सीन लगाने का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। बाइडेन ने कहा है इस वक्त उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश को कोविड से बचाने की है, लेकिन साथ ही हम अर्थव्यवस्था पर महामारी के असर को भी न्यूनतम करने में जुटे हैं। पूर्वी लद्दाख को लेकर चीन ने क्या कहा है? किसान कानून को लेकर भारत बंद में कौन सी सेवाएं रहेंगी बंद? प्रेमिका ने कहा फेंका प्रेमी पर तेजाब। राष्ट्र और राज्यों की जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। चीनी सेना ने गुरुवार को कहा कि पैंगोंग झील इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भारत के साथ की गई संयुक्त कोशिशों के बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम हुआ है, लेकिन उसने एलएसी से लगे बाकी इलाकों से सैनिकों को हटाने के बारे में कोई संकेत नहीं दिए। किसानों ने आज कृषि कानून के विरोध में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों ने पंजाब में सड़क, रेल यातायात को बाधित करने और दूध सब्जियों की सप्लाई न करने की धमकी दी है। देश भर में रेल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट और सभी पब्लिक प्लेस बंद रहेंगे। बिहार विधानसभा में हुए बवाल के बाद आरजेडी ने आज बंद का ऐलान किया है।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी 26 मार्च को कला दिवस के रूप में मनाएगी। तेजस्वी ने सभी बिहार वासियों को इस बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है और बेरोजगारी, किसान कानून, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अहम आदेश जारी कर सकता है। कोर्ट ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर रोक लगाने की मांग के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दायर की है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा वनडे पुणे के महाराष्ट्र एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने इसी मैदान पर खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 66 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी। माना जा रहा है कि भारतीय टीम एक बड़े बदलाव के साथ अब की बार मैदान पर उतर सकती है। हरियाणा के फरीदाबाद में हुए निकिता हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। सजा सुनाने से एक रात पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज का तबादला हो गया। 24 मार्च को जज ने आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया था। ट्रांसफर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यूपी के आगरा में प्रेमी की दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज प्रेमिका ने बहाने से प्रेमी को घर बुलाया और तेजाब फेंक दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक और आरोपी युवती एक साथ काम करते थे। युवती भी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हरियाणा के अंबाला शहर का कालका चौक गुरुवार की सुबह गोलियों की आवाज से गूंज उठा। भुप्पी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच गैंग वॉर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। 12 जुलाई 2019 को अंबाला सेंट्रल जेल में दोनों गैंग के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसका बदला लेने को लेकर ये गैंग वॉर हुआ। यूपी के वाराणसी में ताशु घाट पर जलती चिताओं के बीच लोगों ने एक दूसरे को भस्म लगाकर होली मनाई। शिव के अड़भंगी भक्तों ने चिता के भस्म के साथ साथ अबीर गुलाल से अनोखी होली खेली। मान्यता है कि काशी के महाशमशान घाट पर होने वाली मसाने की होली में बाबा विश्वनाथ दिगंबर रूप में अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।